मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। विद्यार्थी मित्रों, आप सबका फिर से मैं एक बार स्वागत करती हूं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुएं कातिल में है। जी हाँ, ये क्रांतिकारी विचारधारा वाले चंद्रशेखर आज़ाद हैं। उन्होंने कहा था कि मैं जीते जी किसी के हाथ में नहीं आऊँगा, मैं आज़ाद हूँ, आज़ाद था और आज़ाद ही रहूँगा। चंद्रशेखर आज़ाद को कोर्ट में जब ले गए थे तो जज ने उनके बारे में पूछा था कि आपका नाम क्या है, तो चंद्रशेखर ने कहा मेरा नाम आज़ाद है। उनके पिता का नाम पूछने पर उन्होंने स्वतंत्रता बताया और उनका घर का पता पूछने पर उन्होंने जेल बताया। जी हाँ मित्रों, ऐसे ही वीर क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद के जीवन के बारे में आज हम यहाँ पढ़ेंगे। उनकी विशेषताओं का वर्णन है यहाँ पर और उनकी जो कार्य पद्धति है उस कार्य पद्धति के बारे में हम इस पाठ में विस्तृत से जानेंगे। चंद्रशेखर आज़ाद पाठ के लेखक सद्गुरु शरण अवस्थी है। सद्गुरु शरण अवस्थी मूलतः नाट्यकार थे, निबंधकार थे और समीक्षक भी थे। उन्होंने तुलसी के 4 पल तथा भ्रमित पथिक जैसी प्रमुख रचनाएं भी लिखी है। ये पाठ का जो प्रकार है वो संस्मरण है। संस्मरण का मतलब है किसी को याद करते हुए उसकी याद में लिखना। लेखक ने चंद्रशेखर आज़ाद को याद करते हुए ये पाठ लिखा है, इसलिए इसको संस्मरण कहा है। चंद्रशेखर आज़ाद से जुड़ी हुई उनकी स्मृतियों के माध्यम से इस पाठ में चंद्रशेखर आज़ाद की निडरता का वर्णन है, उनका व्यक्तित्व कैसा था उसका वर्णन है। तो आओ मित्रों, आज हम चौथा पाठ चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में पढ़ते हैं। लेखक कहते हैं उन्हें स्वर्गीय कहते चोट लगती है। लेखक कहते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद को कोई स्वर्गीय कहता है तो मुझे बहुत दुख होता है, चोट लगती है। न जाने उनकी स्मृति आज क्यों सजग हो उठी, पता नहीं आज उनकी याद क्यों आ रही है। भूलना एक महान गुण है, वह समय का विस्तार है, स्मृति के बोझ का विश्राम है। भूल जाना ईश्वर ने हमें एक बहुत बड़ा गुण दिया है, वह समय का विस्तार है। समय के साथ हम बड़ी से बड़ी घटनाओं को, बड़े से बड़े दुख को भूल जाते हैं। स्मृति के बोझ का विश्राम है, हमारे मन को भूलने से शांति मिलती है। अगर हम ऐसे दुख को, ऐसी घटनाओं को याद करते रहेंगे तो हमारा मन हमेशा बेचैन रहेगा, हमारे स्मृति को, हमारी याद को विश्राम नहीं मिलेगा। शरीर में लगी हुई खरोंचे, देह में लगे हुए घाव समय के सहारे सूखते और भरते हैं। शरीर में जो खरोंचे लगती है या कोई घाव लगता है, चोट लगती है, वो समय के साथ साथ ठीक हो जाती है, हमेशा वो घाव या चोट नहीं रहती है। मन पर लगी हुई चोट, हृदय पर लगा हुआ आघात विस्मृति के सहारे ठीक हो पाता है। हमारे मन पर चोट लगी है, किसी ने कुछ हमें अपशब्द कह दिए, किसी ने हमें दुख पहुंचाया, तो वो समय के साथ ही चला जाता है, धीरे धीरे हम उसको भूल जाते हैं। स्मृति की तीव्रता शास्त्रों के अनुशीलन और पुस्तकों के स्वाध्याय से मिलती है। स्मृति कैसे तेज होती है, याद शक्ति कैसे बढ़ती है, तो हमारी स्मृति तीव्र कैसे होती है? शास्त्रों के अनुशीलन और पुस्तकों के स्वाध्याय से। देखो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर एक प्रश्न पूछा जाता है कि स्मृति की तीव्रता कैसे बढ़ती है, तो स्मृति की तीव्रता शास्त्रों के अनुशीलन और पुस्तकों के स्वाध्याय से मिलती है। और विस्मृति का वरदान संतों के सत्संग और विराग के अनुष्ठान से प्राप्त होता है। विस्मृति कैसे मिलती है हमें, हम कोई चीज को कैसे भूलते हैं, तो विस्मृति का वरदान संतों के सत्संग, संतों के साथ सत्संग करने पर और विराग के अनुष्ठान से ही प्राप्त होता है। यहाँ ये दूसरा भी प्रश्न है कि विस्मृति का वरदान कैसे प्राप्त होता है, तो संतों के सत्संग से और विराग के अनुष्ठान से। यदि संसार में विस्मृति स्वतः सिद्ध न हो तो लोग अपने अपने घाव प्रतिदिन कुरेदते रहे और जीवन कोढ़ की खाज हो जाए। अगर संसार में भूलने का गुण न होता, ईश्वर ने हमें यह भूलने का गुण न दिया होता, तो हम क्या करते? हमारे रोज के जो घटनाएं हैं, दुख है, उसको रोज याद करते और रोज रोते रहते और हमारा जीवन कैसा हो जाता? कोढ़ की खाज हो जाता। कोढ़ की खाज होना ये मुहावरा है विद्यार्थी मित्रों। कोढ़ की खाज होना का मतलब क्या है कि और हमारा जीवन बिताना मुश्किल हो जाता। क्षण आते हैं और चले जाते हैं, जीवन में समय आता है, क्षण आता है और चला जाता है,
उनके आवर्तन में स्मृतियों की छाप लगती और धुलती चलती है। स्मृतियां, हमारी जो याद है, वो भी समय के साथ आती है और चली जाती है। धुले हुए पाटव के भीतर से भी कुछ आकार झांक कर रूपरेखा से परिचय कराया करते हैं। ये आकार क्षणों के श्रृंगार भी हो सकते हैं, चाहे स्वतः कितने ही सुखमय हो, और वे आकार क्षणों के अभिशाप भी हो सकते हैं, चाहे स्वतः कितने ही दुखपूर्ण हो। हमारे जीवन में कितनी अच्छी बातें, सुखद बातें भी होती है और कितनी दुख भरी बातें भी आती है। वे व्यक्ति, वे घटनाएं, वे परिस्थितियां धन्य हैं जिनकी अमिट छाप क्षणों का श्रृंगार है। हमारे जीवन में कितने ऐसे व्यक्ति आते हैं, कितनी घटनाएं ऐसी होती है, कितनी ऐसी परिस्थितियां होती है जो हमारे मन पर अमिट छाप छोड़ जाती है। अमिट यानी कभी न मिटने वाली। उनके लिए विस्मृति समय के प्रवाह को रोककर स्वयं घंटों प्रतीक्षा करती है। मन में संतत्व और चिराग की स्वतः वर्षा हुआ करती है। विस्मृति के सहारे ही हम ऐसी घटनाएं, ऐसी व्यक्ति, ऐसी परिस्थितियों को भूलते हैं जो हमें दुख देती है, तकलीफ देती है। चंद्रशेखर एक ऐसे ही व्यक्ति, ऐसी ही घटना और ऐसी ही परिस्थिति थे। उनकी स्मृति मन का पुण्य है। जी हाँ मित्रों, चंद्रशेखर भी एक ऐसी ही व्यक्ति थे, ऐसी ही घटना थे, ऐसी ही परिस्थिति थे जिनको हम कभी नहीं भूल पा रहे हैं। उनकी स्मृति, उनकी याद हमारे मन का पुण्य माना गया है। अब लेखक और क्या कहते हैं, देखिए। मेरी न जाने कितनी बार उनसे भेंट हुई होगी। लेखक सदगुरु शरण अवस्थी कहते हैं कि मेरी न जाने कितनी बार चंद्रशेखर से भेंट, मुलाकात हुई होगी। मेरे छोटे भाई के मित्र होने के कारण वे मुझे हमेशा भैया कहा करते थे। चंद्रशेखर आजाद लेखक के छोटे भाई के मित्र थे, इसलिए लेखक को भैया कहकर बुलाते थे। किसी के घर, किसी सड़क पर, किसी रेलवे स्टेशन पर, जिस हालत में भी वे दिन के किसी क्षण में मुझे मिले, उन्होंने हमेशा ही मेरे प्रति अग्रज का सम्मान प्रदर्शित किया। चंद्रशेखर आजाद लेखक को कहीं सड़क पर मिल जाते, किसी के घर पर मिल जाते थे, कभी रेलवे स्टेशन पर मिल जाते थे, तो चंद्रशेखर आजाद हमेशा लेखक को अग्रज का सम्मान देते थे। अग्रज मतलब बड़ा भाई। क्रांतिकारी लोग वचन के बड़े कृपण और मंतव्य के बड़े गोप्य होते थे, पर उन्होंने अपना समझकर मुझसे कभी कोई दुराव नहीं रखा। देखो, यहाँ एक और प्रश्न है कि क्रांतिकारी लोग कैसे होते हैं। तो क्रांतिकारी लोग वचन के कृपण, कृपण मतलब कंजूस, और मंतव्य के गोप्य होते हैं। अपनी बात वो किसी को नहीं बताते। लेकिन लेखक क्या कहते हैं कि उन्होंने अपना समझकर मुझसे कभी कोई दुराव नहीं रखा। लेखक कहते हैं कि चंद्रशेखर आजाद ने मुझे अपना बड़ा भाई माना है और मुझे सारी बातें वो बताते थे। तो यहाँ पर एक और प्रश्न है कि चंद्रशेखर आजाद की और लेखक की मुलाकात कहाँ कहाँ होती थी। तो किसी के घर पर, कभी सड़क पर, कभी रेलवे स्टेशन पर, कहीं भी दोनों एक दूसरे के साथ अचानक मिलते थे। और क्रांतिकारी लोग कैसे होते थे। तो क्रांतिकारी लोग वचन के कृपण और मंतव्य के गोप्य होते थे। उन्हें भय बिल्कुल न था। चंद्रशेखर आजाद तो निडर थे, हम सब जानते हैं। किसी का डर नहीं था उन्हें। वे निश्चिंत थे कि जीते जी किसी के हाथों नहीं आ सकते। उनको पता था कि मैं जीते जी अंग्रेजों के हाथ, दुश्मनों के हाथ नहीं आऊंगा। कटी से लटकते हुए 2 माउजर पिस्तौल और कंधे पर पड़ी हुई कारतूस की पेटी पर उनका पूरा भरोसा था। कटी मतलब कमर, कमर पर उनके 2 माउजर पिस्तौल लटकते होते थे और कंधे पर क्या होता था, कारतूस की पेटी, जो पिस्तौल में डालने वाली गोलियां होती है, कारतूस, उसकी पेटी पर ही उन्हें भरोसा था। यहाँ एक और प्रश्न है कि चंद्रशेखर आजाद को किस पर पूरा भरोसा था। तो चंद्रशेखर आजाद को उनकी कटी से लटकते हुए 2 माउजर पिस्तौल, कमर में बंधे हुए 2 माउजर पिस्तौल पर और कंधे पर पड़ी कारतूस की पेटी पर ही भरोसा होता था। जिस किसी के घर हम लोगों ने उन्हें छिपाकर रखने की व्यवस्था की, उसे वे हमेशा निश्चिंत रखते थे। चंद्रशेखर आजाद को लोग छुपा देते थे अपने घर में, ताकि अंग्रेज या दुश्मन उनको पकड़ ना ले। लेकिन चंद्रशेखर आजाद जिसके भी घर में छुपते थे, उन्हें वो निश्चिंत रखते थे। उन्होंने स्पष्ट कह रखा था कि वे 4 घर दूर जाकर तमंचे बजाएंगे, जिससे उनके आश्रयदाता पर कोई आपत्ति न आ सके। चंद्रशेखर ने कहा कि अगर दुश्मन के सामने मैं लड़ूंगा तो भी जिस घर में छुपा हूं वहां से नहीं लड़ूंगा मैं, वो घर से 4 घर दूर आगे जाकर मैं तमंचे बजाऊंगा, मतलब गोलियां चलाऊंगा, ताकि
जिन्होंने उनको सहारा दिया है, आसरा दिया है, उनके ऊपर कोई आपत्ति ना आए, कोई मुसीबत ना आ जाए। उन्होंने महात्मा गांधी की अहिंसा की निस्सारता पर मुझे घंटों समझाया होगा। निस्सारता यानी निरर्थकता। चंद्रशेखर आजाद महात्मा गांधी की अहिंसा की निरर्थकता पर लेखक को बहुत समझाते थे, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद मानते थे कि दुश्मन को मार देना चाहिए, उन्हें माफ नहीं करना चाहिए। और गांधी जी क्या मानते थे कि अहिंसा से ही हम सामने दुश्मन को जीत सकते हैं। लेकिन यहाँ चंद्रशेखर आजाद ने ये उनकी गांधी जी की अहिंसा पर उन्हें बहुत समझाया, और मैंने उनकी हिंसा पद्धति की खुलकर बुराई की होगी। पर हम दोनों का पारस्परिक आदर बढ़ता ही गया, क्योंकि हम दोनों अपने विचार में ईमानदार थे। हमारे जो लेखक है सद्गुरु शरण अवस्थी, वो गांधी जी के रास्ते पर चलने वाले थे, अहिंसा के मार्ग पर, और चंद्रशेखर आजाद हिंसा के मार्ग पर थे। गांधी जी कहते थे कि कोई हमें अगर एक थप्पड़ मारता है तो हमें दूसरा गाल आगे कर देना चाहिए, लेकिन चंद्रशेखर आजाद कहते थे कि कोई हमें मारता है तो उसे भी मार देना चाहिए, उसे जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। मेरा विचार केवल तर्क का श्रृंगार और मानसिक प्रत्यय मात्र था। उनके व्यवहार पक्ष की शक्ति मुझमें न थी। उनका विचार कर्म की शोभा और योगक्षेम का प्रकाश था। उनके व्यक्तित्व में इतना बल था कि मेरी इच्छा के प्रतिकूल वे मुझसे काम ले लिया करते थे, और मैं उनकी बात पूरी करने में अपने को गौरवान्वित अनुभव करता था। लेखक कहते हैं कि मैं ना चाहते हुए भी उनके साथ काम कर लेता था, और उनकी बात ही ऐसी थी, उनका स्वभाव ही ऐसा था कि मैं उनके हर काम में उनकी मदद करने लगा था। क्रांतिकारियों के कई विस्फोटक कार्य और मेरे परिचय के अंतरकाल में ही हुए, पर उन पर बातें करने और पूछने का मुझे संभव न था। जो भी थोड़ा बहुत वे संकेत कर देते थे, मेरी मुद्रा में उसका अनुमोदन न देखकर प्रसंग टल जाया करता था। चंद्रशेखर क्रांतिकारी थे। वो चाहते थे कि जल्द से जल्द अंग्रेजों को इस देश से निकाला जाए, तो काफ़ी विस्फोटक कार्य और वो करने लगे थे ताकि अंग्रेजों को भगा सके। तो लेखक कहते हैं कि मुझे पता है, मेरे सामने ही उन्होंने कई ऐसे विस्फोटक कार्य किए हैं। उनका शरीर शक्ति का पुंज था और उनकी आत्मनिर्भरता की प्रतिकृति। देखिए, अब यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद कैसे दिखते थे, उनका पहनावा कैसा था, उसके बारे में वर्णन है। उनका शरीर मानो एक शक्ति का पुंज था, जैसे शक्ति भरी हुई है उनके शरीर के अंदर, और आत्मनिर्भरता की प्रतिकृति। वो किसी के ऊपर निर्भर नहीं थे, आत्मनिर्भर थे। वो किसी पर भरोसा नहीं करते थे। उनकी स्फीत शिराओं में उष्ण रक्त का भरपूर प्रवाह था। शिरा यानी रगे, जो शरीर की जो रगे होती है शिराओं में, उष्ण रक्त का भरपूर प्रवाह। उनके कार्यों की शोभा मुखरता और वाणी की शोभा मौन थी। मतलब चंद्रशेखर आजाद बोलते नहीं थे, लेकिन काम करके दिखाते थे। न जाने कितने रूपों में मैंने उन्हें देखा होगा। हमारे लेखक कहते हैं कि बहुत सारे रूपों में, अलग अलग पहरवेश में मैंने उनको देखा है, वस्त्र परिधानों में मैंने उन्हें देखा है। कलंगीदार पंजाबी पगड़ी और ढीले सलवार में वे जितने अच्छे लगते थे, खद्दर के कुर्ते और बंगाली धोती में भी वैसे ही खिलते थे। कलंगीदार पंजाबी पगड़ी पहनते थे, ढीला सलवार कुर्ता, उसमें बहुत खिल उठते थे, उनका व्यक्तित्व बहुत खिलता था। उसके अलावा खद्दर के कुर्ते और बंगाली धोती में भी वैसे ही खिलते थे। बंगाली वेश परिधान भी पहनते थे, उसमें भी उनका व्यक्तित्व बहुत खिलता था। साधारणतया वे खुले गले का कोट और दोनों पैरों को कछोटे से ढकने वाली धोती पहनते थे। ज्यादातर उनका पहनावा खुले गले का कोट था और दोनों पैरों को कछोटे से ढकने वाली एक धोती पहनते थे। मैंने उन्हें सूट और हैट में भी देखा है, और पूरे पंजाबी परिधान में भी। हर प्रकार के वस्त्र के भीतर वे खिलते थे। लेखक कहते हैं कि मैंने और सूट और हैट में भी देखा है और पंजाबी परिवेश में भी देखा है। कोई भी प्रकार का वो वस्त्र पहनते थे, वो खिल उठते थे। मित्रों, यहाँ तक हम इस पाठ का भाग 1 पूरा करते हैं। अगली वीडियो में इस पाठ का दूसरा भाग मैं आपको समझाऊंगी। थैंक यू।